कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पर मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया था। ट्रायल बैलेंस अर्थात अच्छी तरह से हम समझाए थे कि ट्रायल बैलेंस प्राय खातों के शेष, डेबिट शेष और क्रेडिट शेष के आधार पर बनाया गया एक विवरण होता है, जिसका बनाना अनिवार्य नहीं होता है, फिर भी हम इसे बनाते हैं ताकि आगे की क्रिया को आसानी पूर्वक संपन्न किया जा सके। ट्रायल बैलेंस को प्राय सादे कागज पर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसे किसी खाते बही के अंतर्गत नहीं बनाया जाता है। आज पुनः हम ट्रायल बैलेंस का ही डिस्कशन करेंगे। आज हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस, इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस, अर्थात इधर की ओर हमने एक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस लिखा है जिसको हमें करेक्ट करना है। तो प्राय देखा जाता है कि जो पुस्तपालक होते हैं वह प्राय अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वह अपने ढंग से अगर तलपट को लिख दे या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा तलपट बनाया जाए जिसको कि प्राय बुक कीपिंग का कोई ज्ञान नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में इस प्रकार के तलपट हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। कभी कभी प्रश्न में भी पूछा जाता है कि प्रिपेयर ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस, दैट मीन्स आपके समक्ष एक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसको करेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनावेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का काम होगा। यह बिल्कुल एक इमेजिनरी फिगर है, यह काल्पनिक है जिसकी रचना मैंने स्वयं किया है। यह किसी बुक्स का कोई एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि यह मेरे द्वारा पुटअप किए गए एक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है जिसको मेरे ही द्वारा करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। तो बच्चों, 10th के स्टूडेंट, 11th के स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन 12th के स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत आगे निकल जा चुका होता है। तो वैसी परिस्थिति में 12th या उससे ऊपर के बच्चों के लिए ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ही एक आसान चीज होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत जितनी आइटम होनी चाहिए, प्राय सभी का उल्लेख करना एक स्थान पर संभव नहीं है। इसलिए हमने कुछ चुनिंदा आइटम को रखा है ताकि आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। मीन्स आम भाषा में कहा जाए तो साधारण चीजों को हम बहुत कम रखे हैं और विशेष प्रकार जिसमें कि बच्चों को समझने में कठिनाई होती है उसको हम आपके सामने रखे हैं, ताकि एक ही ट्रायल बैलेंस से हमें समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं तो बता दिए हैं कि इसके आगे की क्रिया जो फाइनल अकाउंट होती है उसको करने के लिए प्राय तलपट का, परीक्षण तालिका का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। स्वाभाविक रूप से यह इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है, इसमें कोई सही नहीं लिखा गया होगा। कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। अर्थात आपको सही सीखना है कि किस प्रकार से तलपट के डेबिट और क्रेडिट आइटम में हम पुटअप करते हैं। अर्थात जो भी खातों का शेष होता है, चाहे वह डेबिट शेष होता है तो तलपट के डेबिट कॉलम में लिखे जाते हैं। अगर खातों के क्रेडिट शेष होते हैं तो उसे क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। तलपट का इतना ही मीनिंग है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो अब एक एक करके समझिए। सबसे पहले हमने नेम ऑफ द अकाउंट, इधर भी रुपीज उधर भी रुपीज का 2 कॉलम, इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है जिसके द्वारा हम एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस की रचना करेंगे। अर्थात दोनों का योग मिलना न मिलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सही तलपट बनाना आना चाहिए। तलपट मिलना न मिलना यह सब अकाउंटेंट की बात है। नहीं मिलने पर हम क्या करते हैं और मिलने पर हम क्या करते हैं, इसको सीखना आवश्यक है। दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इन दिस एग्जाम्पल।
इस एग्जाम्पल के द्वारा हम तलपट के सारे गुणों और अवगुणों का चित्रण करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा परचेज। परचेज हमेशा खातों का डेबिट शेष होता है, खातों का डेबिट शेष होता है, और परचेज को हम नॉमिनल अकाउंट के रूप में व्याख्या करते हैं। कुछ लोग इसे रियल अकाउंट कहते हैं, लेकिन मेरे समझ से वो बाहर है। मैं अपने सारे वीडियो में परचेज को एज ए नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही लाते हैं और उसके बैलेंस को लिखते हैं। परचेज अकाउंट जब भी खाता जोड़िएगा तो ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, अर्थात इसका बैलेंस बीडी जो है हमेशा डेबिट में ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है, अर्थात हम इसको राइट करेंगे और यहाँ पर 5000 लिखेंगे। दैट इज द करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस इनटू करेक्ट ट्रायल बैलेंस। दूसरा शीर्षक है प्लांट। प्लांट रियल अकाउंट का आइटम है, इसे प्राय लोग संपत्ति कहते हैं। तो जितने भी रियल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उससे प्राय संपत्ति की रचना होती है। प्लांट पिछले कई वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। आज इतना ही कहेंगे कि जितने भी संपत्ति होते हैं वह सब हैव ए डेबिट बैलेंस, मीन्स सबका नाम बाकी ही होता है, कभी यह जमा के रूप में नहीं होता है। कल के वीडियो में हमने कहा था कि रियल अकाउंट का सिर्फ डेबिट आइटम ही ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। रियल अकाउंट का कोई क्रेडिट आइटम तो होता ही नहीं है। हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। तो प्लांट हैव ए डेबिट बैलेंस, अर्थात यहाँ डेबिट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज ए करेक्ट, अर्थात यह बिल्कुल सही स्थान पर था, हमने उसे सही स्थान पर लाकर लिख दिया। तीसरा है सेल्स। सेल्स ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। विक्रय हमेशा क्रेडिट बैलेंस का बोध कराता है, इस बात को बिल्कुल कंफर्मली आपको ध्यान में रखना है। सेल्स यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट, अर्थात सेल्स डेबिट में लिखा हुआ है 4000 रुपया, जो गलत है, ये हमेशा क्रेडिट की ओर होता है, इसलिए हम क्रेडिट की ओर जाकर 4000 रुपया लिखेंगे। दैट मीन्स ये भी करेक्ट हो गया। अगला है इंटरेस्ट। बच्चों यहाँ पर थोड़ा हम कहना चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत सीमित साधन से वीडियो बनाते हैं, तो जरा मना लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, प्राय इसको नजरअंदाज करिएगा और मोटा मोटी इसके मजबूत कंसेप्ट पर आपको जाना है, अर्थात वो कंसेप्ट जो आपको अन्य कहीं दूसरे जगह पर प्राप्त नहीं होता है, हम उस कंसेप्ट को बताते हैं। अब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अर्थात इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखिए, हमने कुछ नहीं लिखा जबकि यहाँ लिखना चाहिए था, और नहीं लिखने के बाद अगर यह इंटरेस्ट क्रेडिट की ओर है तो क्रेडिट ऑल गेन्स का बोध कराता है, अर्थात यह अपने स्थान पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंटरेस्ट डेबिट में भी होते तो डेबिट खर्च का बोध कराता है, अर्थात इंटरेस्ट हैव ए डुअल बैलेंस, अर्थात इसके नाम शेष भी हो सकते हैं, इसके जमा शेष भी हो सकते हैं। इसलिए इंटरेस्ट अगर नाम की ओर रहे तो करेक्ट में नाम की ओर लिख देंगे, जमा की ओर रहे तो करेक्ट में जमा की ओर लिख देंगे। तो ये 2000 रुपया आप यहाँ जमा लिख दीजिए, दैट इज करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद सैलरी। सैलरी ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस। सैलरी का हमेशा नाम शेष ही होता है, इसके भी जमा शेष हो सकते हैं, लेकिन
उसके लिए यहाँ पर क्रेडिट शब्द का लिखना जरूरी होता है। अगर क्रेडिट नहीं लिखा गया हो तो हमेशा इसको डेबिट का बोध मानना चाहिए। अर्थात सैलरी पर हम जो वजन देते हैं, बल देते हैं, वह डेबिट का बल देते हैं। लेकिन जब स्पष्ट लिख दे सीआर, इसका मतलब यह सैलरी क्रेडिट आइटम है। तो डेबिट न लिखना, क्रेडिट न लिखना हमेशा डेबिट का बोध कराता है। अर्थात यह भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सैलरी को डेबिट में लिखना चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल्स के अंतर्गत। इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अर्थात यह हमेशा खर्च डेबिट का बोध कराता है, डेबिट में ही है। अर्थात हमको भी करेक्शन डेबिट में ले जाना है। इसके बाद है बैंक। बैंक में लिखा हुआ है सीआर, बगल में हमने लिख दिया ओवरड्राफ्ट। बैंक की दो स्थिति होती, अर्थात इसके डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक भी हो सकते हैं। तो बैंक अगर केवल लिखा हुआ रहे तो इसका बोध हमेशा अभी जैसे बताए थे कि सैलरी का डीआर भी हो सकता है, सीआर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्पष्टता लिखना होगा कि दैट इज ए सीआर आइटम। डीआर आइटम स्वतः ही जाना जाता है, इसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार बैंक अगर केवल लिखा हुआ रहे, इसका मतलब यह डीआर आइटम का बोध कराता है, और सीआर आइटम का बोध कराने के लिए आवश्यक है कि उसमें सीआर लिखा जाए या ओवरड्राफ्ट लिखा जाए। बैंक में हमारी स्थिति दो प्रकार की होती है, या तो हम जमा की स्थिति में होते हैं या कर्ज की स्थिति में, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है। दे हैव ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस, अर्थात यह गलत लिखा हुआ है, इसको हम जाकर क्रेडिट में करेक्शन कर देंगे 7,000 रुपये। इसके बाद है क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अब देखिए कि यहां पर अमाउंट दोनों कॉलम में दिया हुआ है, अर्थात यह जो अमाउंट है वह किसका अमाउंट कहलाएगा? डेटर का। और यह जो अमाउंट है वो किसका कहलाएगा? क्रेडिटर का, क्योंकि क्रेडिटर ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस एंड डेटर ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस। अर्थात यह चाहे जितना उलट पुलट लिख दे उससे मतलब नहीं होता है। दैट मीन्स हम डेटर एंड क्रेडिटर न लिखकर क्रेडिटर एंड डेटर लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है कि हम तलपट में इसे किस प्रकार से समझते हैं। तलपट की अगर डेबिट में लिखा जाए अमाउंट तो वह डेबिट डीआर का, डेटर्स का बोध कराता है। अगर क्रेडिट में लिखें तो वह क्रेडिटर का बोध कराता है। अर्थात डेटर के रूप में 5,000 और क्रेडिटर के रूप में 6,000, यह उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स यह 5,000 इधर चलाएगा और 6,000 इधर चला जाएगा, जबकि यहाँ पर क्रेडिटर 6,000, डेटर 5,000। ठीक है। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट का बोध कराता है। अर्थात इसको इसी तरह से समझकर हमें ट्रायल बैलेंस में ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न ऑलवेज हैव ए क्रेडिट आइटम, यह क्रेडिट आइटम होता है, और सेल्स रिटर्न डेबिट आइटम होता है। तो क्रेडिट रिटर्न के रूप में 1,000 और डेबिट के रूप में 2,000 रुपया, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। परचेज रिटर्न 500 रुपया
और सेल्स रिटर्न 1500 रुपया। अर्थात यहाँ पर आपको गलत लिखा हुआ था कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑलवेज हैव ए क्रेडिट आइटम, अर्थात 1000 रुपया, परचेज रिटर्न 1000 और 2000 है, फिगर थोड़ा गलत लिखा गया है। परचेज रिटर्न 1000 और 2000। इसके बाद आइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर इसको हमने कंबाइंड रूप में लिखा है ताकि इसको अच्छी तरह से डेबिट और क्रेडिट करना समझिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट का बोध कराता है। अर्थात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट के रूप में 500 रुपया और डेबिट के रूप में 1500 रुपया। अर्थात यह इनकरेक्ट फिगर यहाँ दिया हुआ था जिसको हमने वहां पर करेक्ट कर दिया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 यह क्रेडिट का बोध कराता है, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस 1500 यह डेबिट का बोध कराता है। इसलिए करेक्ट ट्रायल बैलेंस में हमने इसको सुधार दिया। ओपनिंग स्टॉक हमेशा डीआर का ही बोध कराता है। अब देखना है कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ गलत लिखा हुआ है, अर्थात इसको डेबिट में 10,000 रुपया लिखेंगे। प्रीमाइसिस का मतलब होता है परिसर। परिसर किसे कहते हैं? ये भी एक प्रकार की संपत्ति होती है। अर्थात जब हम कोई फैक्ट्री बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उस फैक्ट्री के अंतर्गत प्लांट भी होते हैं, कुछ ऑफिस स्टाफ के लिए भी होते हैं और कुछ आने जाने का मार्ग होता है। मीन्स खाली जगह होता है जिसके अंतर्गत कार पार्किंग। आप फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो इर्द गिर्द चारों ओर खाली सतह पाया जाता है, उसे ही प्रीमाइसिस कहा जाता है, परिसर। अर्थात यह परिसर हमेशा संपत्ति का बोध कराता है और यह संपत्ति डेबिट आइटम होता है। संयोग बस यह डेबिट में ही लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आइटम है 11,500। मैं पुनः यहाँ पर डेबिट में लिख दूंगा। इसके बाद है वेजेज। वेजेज हमेशा डेबिट का ही बोध कराता है। अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो वेजेज को डेबिट ही कहेंगे। और यहाँ पर क्या है? डेबिट में ही लिखा हुआ है, दैट मीन्स ऑल्सो ए करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ करेक्ट ही लिख देंगे 2000 रुपया। इसके बाद है कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल एंड ड्राइंग ये हमेशा मालिक के लिए प्रयुक्त रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का शब्द है। कैपिटल हमेशा सीआर का बोध कराता है और ड्राइंग हमेशा डीआर का बोध कराता है। इसी प्रकार से इसको समझेंगे कि कैपिटल कितना है? 50,000। अर्थात यह सीआर का बोध कराता है तो सीआर में 50,000 होना चाहिए, न कि डीआर में होना चाहिए। 5,000 रुपया ड्राइंग है, ये डेबिट में होना चाहिए और उसको गलत इनकरेक्ट लिखा गया है क्रेडिट में। इस प्रकार से हम तलपट को सुधारते हैं। ये गुण भी आप में होना चाहिए। तलपट भी पढ़ने आना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है रिजर्व फंड। ये हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है। आगे चलकर इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अभी सिर्फ रिजर्व फंड का मतलब होता है कि हर आदमी अपने जीवन में जो भी कमाता है उससे कुछ सेविंग करता है, बचाता है। बचाकर वो बैंक में रख देता है। उसी प्रकार व्यापार भी सोचता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी एक्टिविटीज को करता है इन पर्सनल लाइफ,
उसी प्रकार व्यापार में भी उसी के तरह सोचा जाता है कि व्यापार में भी जो लाभ कमाया जाता है उस लाभ को, सारे लाभ को खत्म नहीं कर दिया जाता है, बल्कि कुछ व्यापार में एज ए रिजर्व फंड के रूप में छोड़ दिया जाता है, ताकि ऐसे रिजर्व का प्रयोग व्यापार के कठिन समय में किया जा सके। हम भी बैंक में इसलिए रुपया संचित करते हैं, अपनी आय का कुछ भाग रखते हैं, ताकि कठिन के समय, आपदा के समय उस राशि को निकालकर प्रयोग कर सकें। और कोरोना काल इसका सबसे सटीक उदाहरण कहा जा सकता है। तो रिजर्व फंड हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है, और यह क्रेडिट में ही है, इसलिए सिर्फ उठाकर लिख देना है 6,000 रुपया। इसके बाद है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। ह्रास कमी को कहते हैं, और यह ह्रास एक प्रकार की हानि होती है जो प्रायः फिक्स्ड एसेट्स में पाया जाता है। संपत्ति के प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे ही ह्रास कहा जाता है। अर्थात यह ह्रास की गणना अकाउंटिंग के अंतर्गत प्राय मेथड से द्वारा किया जाता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड्स के द्वारा इस ह्रास की गणना की जाती है। आगे इसको डिप्रिसिएशन नामक चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि डिप्रिसिएशन जस्ट लाइक ए काइंड्स ऑफ लॉस, और इसको हानि के रूप में डेबिट लिखते हैं। संयोग बस यह डेबिट में ही लिखा गया है, दैट मीन दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट 3,000 रुपया। लोन गिवन एंड लोन टेकन, दो शब्द। लोन गिवन दैट मीन्स हमने कर्ज दिया, लोन टेकन दैट मीन्स हमने कर्ज लिया। कर्ज दिया, भविष्य में इससे रुपया की प्राप्ति होगी, प्राय हिंदी में इसको ऋणी कहते हैं। और लोन टेके, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो वह व्यक्ति मेरे लिए धनी कहलाता है। तो अकाउंटिंग में कुछ नए नए शब्द का समावेश है जो प्राय अन्य कई दूसरे स्थानों पर प्राप्त नहीं होता है। तो लोन गिवन दैट इज ए ऋणी, और लोन टेकन धनी कहते हैं इसको। लोन गिवन को हमेशा डेबिट में दिखाएंगे, अर्थात यह जस्ट लाइक ए डेटर्स भविष्य के लिए होता है, क्योंकि जिसको भी हमने कर्ज दिया है वह कर्ज भविष्य में हमको वापस करेगा एज ए डेटर्स के रूप में, और हमने जिससे कर्ज लिया है हम उसको भविष्य में वापस करेंगे एज ए क्रेडिटर्स के रूप में। इसीलिए इसको ऋणी और इसको धनी भी कहा जाता है। तो लोन गिवन डेबिट आइटम, तो डेबिट में 6,000 ये करेक्ट है, और लोन टेकन क्रेडिट में ये भी इसको करेक्ट माना जाए। तो ज्यों का त्यों इसको उठाकर लिख देंगे 6,000, 5,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी एक प्रकार की संपत्ति। हम संपत्ति को डिस्कस करेंगे। मोटा मोटी संपत्तियां 5 प्रकार की व्याख्या की जाती है, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं, टेंजेबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं, वास्टिंग एसेट्स होते हैं। तो यह सभी की व्याख्या हम करेंगे। अभी इसको सिर्फ समझते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ऐसा खर्च है जो किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के समय किया जाता है। अर्थात ऐसे किए गए खर्चों का लाभ किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं, बल्कि अनेकों अकाउंटिंग पीरियड में प्राप्त होता है। तो ऐसे खर्च की भरपाई जब तक नहीं हो जाए तब तक हम इसे एसेट्स बनाकर रखते हैं, और जब जब हम व्यापार से लाभ कमाते हैं तो उस लाभ में से कुछ
इसके खर्च को निकाल देते हैं और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम फाइनल अकाउंट बताएंगे तो पूरी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे। अभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जस्ट लाइक एक एसेट्स है, यह भी एक संपत्ति है जिसको हम क्या कह सकते हैं, वास्टिंग एसेट्स कहें कि टेंजेबल कहें कि इनटेंजेबल कहें कि फिक्स्ड एसेट्स कहें, ये सब कहेंगे आगे चलकर जब हम एसेट्स की व्याख्या 5-6 प्रकार से करेंगे। अभी इसको मानिए यह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी अपने आप में एक संपत्ति है, प्रारंभ का किया गया खर्च है जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक हमको मिलेगा। इसलिए इसको धीरे धीरे व्यापार के कमाए गए लाभ से इसको राइट ऑफ करते हैं, अर्थात जितना जल्द से जल्द हो सके यह संपत्ति से हटकर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट हो जाए। मींस लाभ से इसका सारा समायोजन जिस दिन हो जाएगा यह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्स की शीर्षक से हटकर खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी इसको संपत्ति के रूप में मानिए, अर्थात ये गलत लिखा हुआ है, इसको डेबिट में लिखना चाहिए। इस प्रकार हमने एक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को करेक्ट ट्रायल बैलेंस में परिवर्तित किया है और हमने इस बात का प्रयास किया कि प्राय उन सब आइटम को जो प्राय बच्चों को कठिनाई महसूस होती है उसका समावेश किया जाए। इसीलिए मैंने एक मौखिक इसकी रचना हमने स्वयं अपने से की है, किसी किताब के सहारे इसको लिया नहीं गया है। अब रही बात जब करेक्ट ट्रायल बैलेंस हो जाता है तो इसको जोड़ने की बारी आती है। जोड़ने की बारी अर्थात जब हम इसको जोड़ते हैं तो दो स्थिति बनती है, या तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। बराबर हो जाने का मतलब खाते अथवा रोजनामचे में किसी भी प्रकार की गणितीय संबंधी अशुद्धि नहीं है, यह माना जाता है। इसीलिए तलपट बनाया भी जाता है कि इसका एक प्रमुख उद्देश्य है अंक गणितीय या गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करना ही तलपट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। अगर यह टैली कर जाए, मिल जाए तो समझना चाहिए कि किसी भी दृष्टिकोण से हमारा तलपट गलत नहीं है। और दूसरी स्थिति बनती है जब यह आपस में मैच नहीं करता हो तो वैसी परिस्थिति में इसे जबरदस्ती मैच कराया जाता है और मैच कराए जाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट नामक खाता खोल दिया जाता है और उसकी भरपाई करके उसे आपस में टैली करवा दिया जाता है। यही ट्रायल बैलेंस की रचना होती है कि अगर दोनों स्वतः आपस में बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो, और बराबर नहीं हो तो उसे बराबर करने के लिए कम की ओर एक सस्पेंस अकाउंट कह के लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे खाते में, हमारे रोजनामचे बनाने में, हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग योग लगाने में कहीं न कहीं कुछ गलती हो गई है, जिसके चलते लाख प्रयास के बावजूद जब हम गलतियों को नहीं ढूंढ पाते हैं तभी हम इसे सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं। और जब तक गलतियां ढूंढने की संभावना होती है हम ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, और अंत में जब हम प्रयास विफल हो जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, तब इस प्रकार आए हुए कमी को हम सस्पेंस अकाउंट में रखकर ट्रायल बैलेंस को मिला देते हैं। तो यह तलपट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। अब कल हमने व्याख्या किया था कि तलपट के डेबिट में तीनों खाते के शेष आते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन तलपट के क्रेडिट में रियल अकाउंट के कोई शेष नहीं आते। कौन सा शेष आते हैं? तो केवल पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के शेष आते हैं। तो ये तलपट की पूरी कहानी एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं बार बार कहता हूं
कि मजबूत कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। आपके सारे काम स्वतः हल होते चले जाएंगे। अर्थात हिसाब को बनाकर आपके समक्ष रखना ये सिर्फ एक प्रकार की बेईमानी है जो आपसे हम करते हैं। अर्थात हम आपको एक मजबूत कंसेप्ट देंगे जिसके आधार पर आप कोई भी क्रिया को आसानी पूर्वक संपन्न कर सकें। अगर कोई हिसाब छोटा हो लेकिन कठिन हो, छोटा हो लेकिन कठिन हो, तो वैसी परिस्थिति में उसे ऑन व्हाइट बोर्ड पर हम जरूर बताएंगे। लेकिन जो लंबा होते हैं अर्थात 1 से 2 पृष्ठ पर जो हिसाब बनते हैं प्राय उसे व्हाइट बोर्ड पर बताना संभव नहीं होता है। अर्थात ऐसा प्रयास हम नहीं करेंगे। हम आपको हर एक टॉपिक्स पर एक मजबूत कंसेप्ट रखेंगे और ये वीडियो आप देख रहे हैं, समझ अगर रहे हैं, हमने कल कहा था पिछले वीडियो में पढ़ो और जीतो, तो ये आज भी हमारे पास मौजूद है। तब तक मौजूद रहेगा जब तक कि हम इसको एंड नहीं करते हैं, और एंड कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने कहा है कि हमारा कंसेप्ट अन्य सभी प्रकार के कंसेप्ट से मजबूत होगा। वो हमारी किताब से बिलोंग नहीं करता है, उसकी रचना मैंने स्वयं किया है। इसीलिए इसे अधिक से अधिक छात्रों को पहुंचाने के लिए आप अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एज ए फीस के रूप में जरूर देंगे। अर्थात यहाँ पर एक तारीख हम आज डाल देते हैं। आज तारीख है 23/6/2021। अर्थात इसके पहले अगर ऐसा कोई कंसेप्ट मिलता हो तब आप 2500 रुपया के हकदार बनेंगे। अगर इसके बाद इस प्रकार के कंसेप्ट मिलते हो तब आप इसके हकदार नहीं होंगे। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारे कहने के पीछे क्या तात्पर्य है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे पढ़िए